हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड क्रैक ऑल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो आपका पॉलिटी है क्लास 6 का। किस क्लास का? क्लास 6 का। इसमें पॉलिटी की 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये क्लास नंबर 3 रहेगी और इससे पहले जो क्लास 6 की ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो गई है। क्लास 7 के भी हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं ज्योग्राफी के। हिस्ट्री क्लास 6 की ही चल रही है, शायद उसकी 1 या 2 क्लास बची हैं, वो आज कवर हो जाएंगी। ओके, और पॉलिटी को कवर करने के बाद फिर हम लोग क्लास 7 में हालांकि क्लास 7 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब पहले हम लोग क्लास 6 की पॉलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो तीनों सब्जेक्ट साथ में लेकर चलेंगे। अच्छा, 6, 7, 8। ओके, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत ही अहम चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं। ये जो एनसीईआरटी है, पूरा एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनते हैं और जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप इनको नोट करते हुए चलें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्व रखती हैं। आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि सरकार क्या होती है। हमने सुना तो बहुत है, ये सरकार वैसी है, वो सरकार वैसी है, ये सरकार ईमानदार है, वो सरकार भ्रष्ट है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में सरकार होती क्या है, सरकार के दायित्व क्या होते हैं, सरकार क्या काम करती है, ठीक है, किस तरीके से सरकार अपने जो है जितने भी काम होते हैं उनको मैनेज करती है, इन सब चीज़ों को आज हम लोग इस क्लास में समझेंगे। देखिए, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सरकार नज़र आ रहा होगा, जिसको हम इंग्लिश में गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जो कि आर के लक्ष्मण ने लिखी है। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वो कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग्य करने और राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए कर सकता है। यानी जो कार्टूनिस्ट है वो कार्टून बना करके, और बनाते भी हैं, कितने कैसे कार्टून बना के लोग जो है सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। किनको? सरकार के जो है, जो भी मान लीजिए सरकार में है उसके खुद का कार्टून बना दिया, उसके काम का कार्टून बना दिया, इस तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर ही है सरकार क्या है। देखिएगा, हालांकि आपने जो है सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा और आज के जीवन में तो रोज ही सुनते होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप यही समझेंगे कि सरकार क्या है। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, इस तरीके की हेडलाइंस आप लोग रोज ही न्यूज़पेपर में देखते हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री दी गई। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार, और कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। यानी कि सारे ये जो हेडलाइंस दी गई हैं ये दिखा रही हैं कि इन अलग अलग क्षेत्रों में सरकार अपना काम करती है। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। यानी कि सारे जो क्षेत्र हैं वो सरकार के अधीन आते हैं। ओके, अब यहाँ से हम समझेंगे चीज़ों को, और ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ना हो करके बस एक बार पढ़ना जरूरी है। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। कहने का मतलब है, जैसे एक जो देश हो गया हमारा, वो देश क्या है, वह एक रेल है, और जो सरकार में बैठा व्यक्ति है वो क्या है, उस रेल का एक डिब्बा का, उस रेल का एक इंजन है जो उस पूरी रेल को आगे लेकर के जा रहा है। तो वही काम यहाँ पे सरकार करती है, पूरे देश को एक सही डायरेक्शन में ले जाने का काम करती है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो सरकार उन डिसीजंस को लेती है, उन निर्णय को लेती है, फिर उन पर काम करती है। निर्णय लेना और फिर उनको क्रियान्वित करना, उनको कार्य में लाना, दोनों चीज़ें क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं। निर्णय तो कोई भी ले सकता है, लेकिन उस पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। जैसे अब भाई बहुत सारे डिसीजंस जो गवर्नमेंट लेती है, सड़कें हो गई आपके, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इन पर सरकार विचार विमर्श करती रहती है। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है जो समाज से संबंधित होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है जिनसे गरीबों का भला हो सके। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण आजकल क्या है, राशन दिया जा रहा है। लोगों को खूब राशन फ्री दिया गया, आज भी फ्री दिया जाता है ताकि गरीब लोगों की मदद हो सके, है ना। तो ये सही चीज़ें हैं। और जो गैस सिलेंडर है सरकार देती है, उससे लोग बाद में पैसा भर सकते हैं।
इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना, यह भी सरकार के अंतर्गत आता है, सरकार इन पर भी काम करती है। ओके, अब आइए यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा। और इससे पहले जितनी क्लासेज हो चुकी हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी की 2 क्लासेज हो चुकी हैं, सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। प्लेलिस्ट का नाम है, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री कक्षा 6, 7, 8 के नाम से बनी हुई है, यानी कि इसमें तीनों क्लास की हिस्ट्री सीक्वेंस में हम डालेंगे। ओके, जैसे अगर क्लास 6 का लास्ट चैप्टर 8 नंबर है, क्लास नंबर 8 है, तो 7th का फर्स्ट चैप्टर 9 पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस में सीरियल पड़ा होगा सभी क्लासेस पर। तो आप 6, 7, 8 तीनों की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, यानी कि हमारे देश का जो भी बॉर्डर है, जो भी सीमा है, जैसे हमारे भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, भारत चीन की जो सीमा है, भारत नेपाल की जो सीमा है, ये जो सीमा होती है इसकी सुरक्षा करना, कि जो बाहरी आतंकी लोग हैं या बाहर या जो दूसरे देश के लोग हैं हमारे देश में ना घुस पाएँ, हमारे देश पर कब्जा ना कर पाएँ, उसकी सुरक्षा करना। और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, यानी कि दूसरे देशों से मित्रता बनाए रखना भी हमारी सरकार का ही एक काम है। उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यानी कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति या जिस भी, कहने का मतलब है देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलना चाहिए, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, है ना, सबको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, ये सरकार का काम है। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी आती है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। दूसरे लोग तो आते आते, लेकिन सरकार जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाती है। सरकार ही है जो पहला कदम उठाती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो लोग कहाँ जाते हैं? न्यायालय जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, और न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जो न्यायालय है वो सरकार से अलग है, कि सरकार का ही एक हिस्सा है। तो जो न्यायालय है वो सरकार का ही एक अंग माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शायद देखिए इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको ये जानकर अचरज होगा, आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है या कैसे मैनेज कर लेती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। भाई जहाँ लोग इकट्ठे रह रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत है, एक व्यवस्था की ज़रूरत है, जिससे होता क्या है, उस व्यवस्था से देखिएगा यहाँ से है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। अगर आपकी व्यवस्था अच्छी है, दुरुस्त व्यवस्था है, तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे, आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है, जो रूल, नियम, कानून बनाए जाते हैं सब पर अप्लाई होते हैं और सभी को उन्हें फॉलो भी करना चाहिए। ओके, जो कि सब पर लागू होते हैं। उदाहरण के तौर पर संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत भी होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू भी करती है। तो सरकार के कई तरह के काम हैं। देखिए, नियम बनाने का भी काम सरकार नियम बनाएगी, सरकार कानून बनाएगी, सरकार डिसीजन लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले जो भी लोग हैं उन्हें लागू करती है अपनी सीमा में। यानी कि हमारे भारत देश की सीमा जहाँ तक है, जो व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाता है उस पर भारत के नियम कानून लागू होते हैं, उस पर लागू होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल। सर्वोच्च न्यायालय हो, भारत पेट्रोलियम हो या भारतीय रेल हो, ये क्या है? ये सरकार के ही अंग हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले भारत पेट्रोलियम सरकार का अंग है, सरकार से अलग है, ये सरकार का एक व्यवसाय के रूप में है, तो ये सरकार का ही एक अंग माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, सरकार के स्तर की बात कर लेते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। देखिएगा सरकार के स्तर, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, अलग अलग क्षेत्र में काम करती है, अलग अलग जैसे सीमाओं की रक्षा करना हो गया, कोई व्यक्ति भूखा न सोए, है ना, कहीं पर कोई
या कोई प्राकृतिक आपदा आई है उससे लोगों को बचाने का काम करे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पूरे देश की जिम्मेदारी लेकर के चलती है सरकार। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती है? दरअसल सरकार जो है वो अलग अलग स्तरों पर काम करती है। एक तो सरकार स्थानीय स्तर पर काम करती है, राज्य के स्तर पर काम करती है और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। तो ध्यान दीजिएगा, सरकार के 3 स्तर हैं, स्थानीय, राज्य के स्तर, राज्य और राष्ट्र। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। इसको आप ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। स्थानीय सरकार का मतलब है आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। ओके, राज्य सरकार का मतलब, राज्य स्तर का मतलब होता है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम की सरकार, ये क्या करती हैं? पूरे राज्य में काम करती हैं, है ना, पूरा स्टेट इनके अंतर्गत आ जाता है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। अब जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार है वो क्या करेगी? वो पूरे देश को कंट्रोल करती है, पूरी कंट्री को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि सरकार, स्थानीय सरकार कैसे काम करती है। ठीक है, और आगे की जो क्लासेस रहेंगी उनमें हम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में और डीप तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये जो मैप दिया गया है बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि आंध्र प्रदेश राज्य की पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जम्मू कश्मीर को अलग करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए और प्रेजेंट में जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हमारे 8 हैं और जो राज्य है वो 28 हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सरकार और कानून को लेकर के कहता है। देखिए क्या कहता है, सरकार एवं कानून की बात करता है। यहाँ पे सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। जो लोग वो कानून नहीं मानते हैं उन्हें दंडित किया जाता है, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यदि सरकार ने कानून कोई बनाया है तो वो कानून देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू भी होते हैं और आपको मानना भी पड़ेगा। केवल यही वो तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है कि भाई अगर आप हमारा कानून मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आपको दंड दिया जाएगा। उस दंड के भय से व्यक्ति कानून को मानता ही मानता है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य भी करे। जो उदाहरण के तौर पर, जैसे यहाँ पे सिंपल सा उदाहरण दिया हुआ है कि उदाहरण के तौर पर एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। ये कानून किसने बनाया कि लाइसेंस लेके चलो? सरकार ने बनाया। सरकार ने कानून बना दिया। अब अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं वेरी गुड, नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? आपको जेल जाना पड़ेगा, आप पर जुर्माना लगेगा। तो अब आप पहले आप लाइसेंस नहीं बनवाते, बिल्कुल नहीं बनवाते, लेकिन यहाँ पे जो आप लाइसेंस बनवा रहे हैं वो जेल की सज़ा काटने से बचने के लिए आप लाइसेंस बनवा रहे हैं, जुर्माना से बचने के लिए आप लाइसेंस बनवा रहे हैं, है ना। हेलमेट आप साथ में लेके जाते हैं, जहां पुलिस दिखाई पड़ती है वहीं खोपड़ी पे टांग लेते हैं। किसकी वजह से? दंड की वजह, दंड के भय से, चालान कटने के भय से आप उसको रखते हैं, है ना। इसलिए नहीं, मतलब कुछ लोग अच्छे लोग हैं जो समझते हैं कि हेलमेट लगाना हमारी सेफ्टी है, हम हर समय लगा के चलते हैं। कुछ लोग जो पीछे बैठा उसको पकड़ा दिया, जहाँ पुलिस देखी वहीं सर पे रख लिया, जैसे ही वो एरिया निकल गया फिर उतार के साइड में टांग दिया हेलमेट को। तो ये सिर्फ आप क्या कर रहे हैं कि उस दंड से बचने के लिए, उस कानून से बचने के लिए आपको काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मजबूरी है, आपको सरकार का नियम मानना ही पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर होती है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि, चलिए वो छोड़िए। देखिए, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का सही से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी कानून का पालन ठीक से नहीं हो रहा है तो आप भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसको
उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और ये दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ कोई भेदभाव हुआ है, हमारी जाति व्यवस्था या हमारे धर्म के आधार पर हमको किसी क्षेत्र में नौकरी नहीं दी गई है, तो आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, है ना। उसे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे साथ ये भेदभाव हुआ है, ठीक है। तो न्यायालय जा सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, तब न्यायालय आदेश देगा कि यहाँ पे क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सरकार के प्रकार की। देखिए, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, यहाँ से समझते हैं पॉइंट को। देखिए, कौन देता है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में सरकार कैसी है। अब भाई जैसे सरकार को ये सब शक्ति कौन देता है, तो ये डिपेंड करता है कि उस देश में सरकार कैसी है। जैसे लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। अच्छा, अब जैसे लोकतंत्र, जो लोकतंत्र होता है, ठीक है, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, वहाँ पे लोग, उस देश के रहने वाले लोग ही उस व्यक्ति को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से कर पाते हैं। सरकार को डायरेक्ट शक्ति तो नहीं देते कि जाओ तुम्हारे पास ये शक्ति है, ये पावर है, नहीं, ये चुनाव के माध्यम से उसे ये पावर देते हैं। वे अपने पसंदीदा के नेता को वोट दे करके चुनते हैं। जो जिन्हें वो शक्ति देना चाहते हैं उसको वोट देते हैं और एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाने का काम करते हैं। जैसे हमारे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना। आपने आजकल ये लोकतंत्र शब्द खूब चल रहा है। जैसे खूब एक दूसरे को कहते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है ना, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और लोग इस तरीके से ना, लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई भी देनी होती है कि हमने ये नियम बनाया, क्यों बनाया, कानून बनाया तो क्यों बनाया, या जो भी डिसीजंस लिए गए, जो कदम उठाए गए, उनका आधार बताना होता है। सफाई अपनी देनी होती है। नेता खूब अपनी सफाई देते हैं, कोई कितना भी भ्रष्ट हो लेकिन खूब सफाई देते हैं। एक दूसरी तरह की सरकार भी होती है, ठीक है, जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। अच्छा, ये पॉइंट आपने नोट किया, ये जो लोकतंत्र की सरकार होती है, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, वहाँ पे सरकार के पास जो भी शक्ति आती है, वो जो शक्ति वहाँ देश के व्यक्ति उसे देते हैं, उस देश के नागरिक उसे वो शक्ति देते हैं और वो जो शक्ति देते हैं वो चुनाव के माध्यम से देते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो कदम उठाए जाते हैं, उनका आधार बताना होगा, सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की भी सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। राजतंत्रीय सरकार में क्या होता है, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। ध्यान दीजिए, राजतंत्रीय सरकार में राजा हो या रानी हो, उसके पास निर्णय लेने की शक्ति, सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, यानी कि 4 से 10-20 लोग होते हैं ग्रुप में, वहाँ से सलाह मशवरा होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है और आखिर में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। उसने सलाह मशवरा तो कर लिया, लेकिन अब जो उसकी इच्छा होगी वो उस डिसीजन को मानेगा, वो निर्णय लेगा, ये शक्ति उसके पास होती है। यहाँ तक हमारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम चीज़ों को थोड़ा समझते हैं, देखिएगा। चलिए, वेरी गुड, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छी क्लास है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते। जिस तरीके से लोकतांत्रिक सरकार में सरकार जो भी नियम कानून बनाती है, डिसीजन लेती है, उसका आधार बताना होता है, उसके बारे में डिटेल जानकारी देनी होती है, सफाई देनी होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ना ही अपने निर्णयों की सफाई यहाँ पे उसे देनी होती है। अब हमारे लोकतांत्रिक सरकार की थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, हमारा भारत एक लोकतंत्र है, हमारे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। संसार में और भी कई देश हैं
जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। जैसे हम लोगों के पास, हमारे पास वो शक्ति है, हम अपनी इच्छा के अनुसार नेता चुन सकते हैं जिसे हम चाहते हैं। ठीक है, अगर हम अपना मतदान सही व्यक्ति को करते हैं तो फिर वही व्यक्ति, जिस व्यक्ति को करते हैं वही नेता बन जाता है, यानी कि उसी के पास ये शक्ति आ जाती है सरकार चलाने की। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। नोट कीजिए, लोकतंत्र को लोगों का ही शासन कहा गया है। ठीक है, लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। ओके, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को अक्सर प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ध्यान दीजिए, किस प्रकार की सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं? तो लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है, लोग इसमें क्या करते हैं, सीधे देखिएगा, इसमें लोग जो है भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। आई बात समझ में? चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को यहाँ पे चुना जाता है। ये प्रतिनिधि फिर मिलकर के सारी जनता के लिए डिसीजंस लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे। आई बात समझ में? ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट कर लीजिए, हाईलाइट वाला। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था कि आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देते थे। पॉइंट नोट दिमाग में रखिएगा। ऐसा नहीं कि जैसा आज है सबको जो है स्त्री पुरुष बूढ़े बुजुर्ग सबको वोट देने का अधिकार है, 18 से ऊपर वालों को। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये सब नहीं था, है ना, उसमें ऐसा नहीं था। इसमें क्या था, सरकारें जो है औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। औरतें वोट नहीं दे सकती, गरीब वोट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकता भाई? गरीब के पास बुद्धि नहीं है, वो अपना नेता नहीं चुन सकता। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था पहले। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी, वही वोट डाल सकते थे। औरतें, गरीब, ऐसे लोग इस काम में शामिल नहीं होते थे, वोट नहीं दे सकते थे। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। हाई बात समझ में? गिने चुने पुरुष। भाई जब सबको वोट देने का अधिकार नहीं, कुछ लोग वोट दे रहे हैं, कुछ लोग नेता बन रहे हैं, तो वही तो चलाएंगे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिनियम की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया कि भाई वोट देने का अधिकार सबको क्यों नहीं दे रहे हो, औरतें क्यों उनको पीछे छोड़ रहे हो, या जैसे जो गरीब है उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है, अशिक्षित व्यक्ति को क्यों नहीं वोट देने का अधिकार है। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। किसने? गांधी जी ने। फिर क्या हुआ? गांधी जी ने लिखा, देखिए 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, ठीक है, यंग इंडिया पत्रिका एक है जिसमें गांधी जी ने लिखा था, 1931 में लिखा था। और ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा बड़ा है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि ये स्टेटमेंट कब और किसने लिखा था, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इन्होंने लिखा है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ऐसा किसने लिखा? गांधी जी ने। किस में लिखा? इंडिका पत्रिका में लिखा। कब लिखा? 1931 में लिखा। ओके, चलिए इतनी बात हो गई। यहाँ पे एक स्टेटमेंट छूट रहा है हमारा, इसको भी पढ़ेंगे। वोट फॉर वीमेन, यानी कि औरतों के लिए वोट करो। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। ध्यान दीजिए, संसार में कहीं भी सरकार ने अपनी इच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। यानी कि सरकार ने अपनी इच्छा से, है ना,
अपनी इच्छा से उन्होंने लोगों के साथ अपनी शक्ति को नहीं बांटा है, उसके लिए लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ी है, संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं के द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ ली। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन नाम दिया गया और अंग्रेजी में से सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पे सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। देखिए ध्यान दीजिए, युद्ध के दौरान क्या हुआ, जब युद्ध में जो पुरुष थे वो लड़ाई में चले गए तो फिर कुछ महिलाओं को बुलाया गया वो काम करने के लिए जो पहले पुरुष करते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों ने ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणा बना रखी थी। रूढ़िबद्ध धारणा यानी कि औरतें सिर्फ चूल्हा बर्तन कर सकती हैं, औरतें बाहर का काम नहीं कर सकती, औरतें पढ़ाई नहीं कर सकती, औरतें ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, है ना। ये रूढ़िबद्ध धारणा बनाई हुई थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांध करके प्रदर्शन किया था। ठीक है, उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई और भूख हड़ताल पर भी बैठी थी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। ध्यान दीजिए, अमेरिका में वो औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को ये जो अधिकार है वो कुछ सालों बाद यानी कि 1928 में मिला था। तो इस तरीके से हमारा आज का ये सोशल एंड पॉलिटिकल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एंड अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स तो इसमें नोट करने लायक नहीं थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, उसमें जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।